नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में आपका खैर मकदम है। सरकारी मुलाजिमत हर किसी का ख्वाब होता है। इसके लिए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 2 दहाकों से DSC 1998, DSC 1998 के क्वालिफाइड उम्मीदवार जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ। हम आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। साल 1998 में 40,000 असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुत्तहदा रियासत में मेगा DSC नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 5,000 उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार दिया गया। इस दौरान बाज़ मकामात पर कुछ मसाइल दरपेश होने और खुसूसी ज़मरों में मुनासिब उम्मीदवारों की अदम दस्तयाबी की वजह से उस वक्त हुकूमत ने उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए कट ऑफ मार्क्स में कमी करते हुए 2 GOs जारी किए। उम्मीदवारों का कहना है कि इन 2 GOs की इजराई की वजह से मसला मज़ीद पेचीदा हो गया। BSc, BC, SC, ST और ओवरसीज़ के लिए कट ऑफ मार्क्स से मुतालिक GO 221 जारी किया गया और उसके बाद बाज़ अजला के लिए ज़मराबंदी करते हुए कट ऑफ मार्क्स से मुतालिक GO 618 जारी किया गया। बाज़ उम्मीदवारों का इल्ज़ाम है कि इस GO की वजह से रियासत तेलंगाना के मुत्तहदा अजला नलगुंडा, वरंगल, करीमनगर और खम्मम के उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि बाज़ उम्मीदवार जिनके निशानात कम थे वो ज़मराबंदी का फ़ायदा उठाते हुए और इंटरव्यू की बुनियाद पर मुंतखब हो गए। उम्मीदवारों का कहना है कि 2 GOs जारी करते हुए उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया। उनके मुकाबिल कम निशानात हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुलाजिमतें फराहम हो गई, जबकि वो अभी इंतज़ार में हैं। कट ऑफ मार्क्स का मसला AP ट्रिब्यूनल से भी रुजू हुआ और हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। ट्रिब्यूनल ने साल 2009 में कट ऑफ मार्क्स में कमी के तरीक़ेकार को गलत करार दिया। हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले की हिमायत की और पिछले साल सितंबर में 400 उम्मीदवारों को मुलाजमतों की फराहमी का फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर जायदादें ना हो तो सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट करते हुए तकर्रुरात किए जाएँ। अदालत के फैसले पर अदम अमल आवरी पर 4 अजला के DEOs के खिलाफ तहकीर अदालत के तहत कार्रवाई भी की गई। क्वालिफाइड उम्मीदवारों ने बताया कि उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर्स N. चंद्रबाबू नायडू, मौजूदा तेलंगाना और आंध्रा के वज़राए आला K. चंद्रशेखर राव और YS जगनमोहन रेड्डी से मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तेलंगाना के साबिक वज़ीर तालीम कडियम श्रीहरी ने अंदरून 15 यौम इस मसले की यकसोई का तयख़ुन दिया था, लेकिन वो वादा वफा नहीं हो सका। उम्मीदवारों ने बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी से इस मसले को रुजू किया गया था। उन्होंने हुक्काम को इस मसले की यकसोई की हिदायत दी थी, ताहम हादसे में उनकी मौत के बाद ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। क्वालिफाइड उम्मीदवारों में से बाज़ जद्दोजहद करते हुए रिटायरमेंट की उम्र को पहुँच गए हैं, जबकि उनमें से बाज़ की मौत भी हो गई है। ये जद्दोजहद ज़ायद 22 साल से जारी है और कब तक जारी रहेगी पता नहीं। अक्सर सियासतदानों की जानिब से माक़बल इंतखाबात कई वादे करते हुए तालीम याफ्ता नौजवानों में उम्मीद की किरण पैदा की जाती है, लेकिन जैसे ही इंतखाबात हो जाते हैं इख्तिदार पर आने वाली सियासी जमातों को दीगर वादों की तरह इन उम्मीदवारों से किए गए वादे याद नहीं रहते। वहीं दूसरी जानिब ऐसे सियासतदानों के वादों पर एतबार करने वाले उम्मीदवारों की उम्र या तो सरकारी नौकरी के इंतज़ार में बार हो जाती है या फिर वो उसी इंतज़ार में किसी और काम के काबिल नहीं रहते। सरकारी मुलाजिमत के इंतज़ार में उनकी जवानी गुजर जाती है। 1998 के क्वालिफाइड उम्मीदवारों की जद्दोजहद और रियासत में असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि इस वक्त रियासत के सरकारी स्कूल्स में 16,142 टीचर्स और 1731 हेडमास्टर्स की जायदादें खाली हैं। MHRD की जानिब से जारी करदा आदाद और शुमार में कितनी जायदादें खाली हैं उसका खुलासा हुआ है। रियासत में जुमला 1,32,432 सैंक्शन टीचर्स पोस्ट हैं। इस वक्त 1,16,290 टीचर्स बरसर खिदमत हैं। प्राइमरी लेवल पर अगर हम देखें तो 62,696 पोस्ट हैं और इस वक्त 57,900 टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि 4,796 जायदादें मखलूआ हैं। प्राइमरी हेड टीचर्स की मंजूर शुदा जायदादें 4,411 हैं। इस वक्त उनमें से 1,451 जायदादें खाली हैं। UPSC लेवल की बात करें तो 39,870 पोस्ट हैं और इस वक्त 34,600 टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
यानी हाई स्कूल का भी यही हाल है। 5270 जो जायदादें हैं वो टीचर्स की यूपीएससी के लेवल की खाली हैं। हाई स्कूल्स में असातिज़ा की मंजूरशुदा 25,455 जायदादें हैं और इस वक्त 20,830 असातिज़ा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजीद 4,625 जायदादें हुनूज मखलुआ हैं। हाई स्कूल में हेडमास्टर्स की जायदादें भी बहुत ज़्यादा खाली हैं। मंजूरशुदा हेडमास्टर्स की 4,835 जायदादें हैं और इस वक्त 3,112 जो जायदादें हैं वो भर्ती हो चुकी हैं और 1731 पोस्ट खाली हैं। जहां एक तरफ असातिज़ा के तखर्रुर का अमल रुका हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब हर साल रिटायर्ड होने वाले असातिज़ा की तादाद भी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि स्टूडेंट के रेशो के हिसाब से देखा जाए तो असातिज़ा की कमी नहीं है। आइए अब हम इस ऐलान की तरफ नज़र डालते हैं जो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किया था। उन्होंने साल 2016 में कहा था कि अंदरून 3 साल 1 लाख अफराद को सरकारी मुलाजिमतें दी जाएंगी। चंद हज़ार मुलाजिमीन की जायदादों पर तकर्रुरात किए गए, इसमें भी महकमे पुलिस को ज़्यादा तरजीह दी गई। उनके इस ऐलान ने तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों में उम्मीद की किरण पैदा कर दी थी, लेकिन मौजूदा हालात में सरकारी मुलाजिमतें तो दूर की बात है, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का वादा वफा नहीं हो सका और आउटसोर्सिंग पर खिदमत अंजाम देने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाल ही में तनख्वाह में इजाफा और खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए गांधी हॉस्पिटल के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने एहतजाज किया, जिनमें नर्सें भी शामिल थी। दर्जे 4 रूम के मुलाजिमीन ने एहतजाज की तायद करते हुए इजहार यकानगत किया था। गांधी हॉस्पिटल की आउटसोर्सिंग नर्सेस ने 6 रोज़ा हड़ताल उस वक्त ख़त्म कर दी जब हुकूमत के साथ आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने बातचीत की। कोरोना की वबा और हालात को देखते हुए हुकूमत ने बातचीत के ज़रिए मसले को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए उनसे बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि हुकूमतें बदल गईं, ओहदेदार तब्दील हो गए, अगर कुछ नहीं बदला तो वो DSC 1998 क्वालिफाइड उम्मीदवारों की किस्मत। ट्राइब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, पंचायत से लेकर ऐवान तक उनका मसला पहुंचा, लेकिन हुनूज वो इंसाफ से महरूम है। लेकिन ख़ास बात यह है कि वो हालात की मुश्किलात के बावजूद अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। ताज़ा तौर पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर को पोस्ट कार्ड लिखने की मुहिम शुरू की है। ये मिसाल मशहूर है कि सब्र का फल मीठा होता है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उन उम्मीदवारों को इंसाफ मिले। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,65,49,807 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,87,33,806 मरीज़ ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,74,500 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। कोरोना वायरस के चलते चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। पाकिस्तान में चीन के एम्बेसडर याओ जिंग ने ये जानकारी दी। सदर के दौरे का अभी नई तारीख तय नहीं की गई है, जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में अभी इन्फेक्शन के 2,97,000 मामले हैं, जबकि 6,335 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड में 28 मई के बाद जुमे के रोज़ पहली मौत हुई। न्यूजीलैंड उन मुल्कों में शामिल रहा जिसने इन्फेक्शन पर काफ़ी तेज़ी से लगाम लगाई। हालांकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ मामले बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ऑकलैंड में भी केसेस बढ़े हैं, जिसके चलते PM जेसिंडा ऑर्डन ने ऑकलैंड में सेमी लॉकडाउन का ऐलान किया है। मुल्क में अब तक 1,764 मरीज़ मिल चुके हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच WHO ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ 2021 के वसत तक बड़े पैमाने पर वैक्सीन की कोई उम्मीद नहीं है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने जेनेवा में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि फेज़ 3 में अभी और ज़्यादा वक्त लगना चाहिए, क्योंकि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वैक्सीन हकीकत में कितनी सेफ़ है। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 39,36,737 हो चुका है। अच्छी बात यह है कि इनमें 30,37,151 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,31,124 लोगों का इलाज चल रहा है। हालांकि अब तक 68,472 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी बीच मरकज़ी वजारत सेहत ने कोरोना के संगीन मामलों की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि मुल्क में अभी 3.5% 3.5% मरीज़ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 2% मरीज़ ICU में हैं, जबकि 0.5% जो मुतासरीन हैं वो वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया है।
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2468 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,35,884 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 8,666 हो गई। जीएचएमसी के हदूद में 267 केसेस दर्ज हुए हैं। दिल्ली से मलक 2 मशहूर ढाबों में कई मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद दोनों ही ढाबों को सील कर दिया गया। ये ढाबे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर वाक़ हैं और अपने खाने के लिए काफ़ी मकबूल भी हैं। अफसरान ने जुमे के रोज़ उन दोनों ढाबों को सील किए जाने की इत्तला दी। डिप्टी कमिश्नर श्यामलाल पुनिया ने इस ताल्लुक से बताया कि अमरीका सुखदेव ढाबे के कम से कम 65 मुलाजिमीन और बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र के मालिकाना हुकूक वाले गरम धर्म ढाबे के 10 मुलाजिमीन कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए। ये दोनों मशहूर ढाबे मरथल में वाक़ हैं, जो दिल्ली से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारे दिए हैं कि 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात से पहले हाई रिस्क ग्रुप्स तक कोरोना का वैक्सीन पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन को डेवलप करने का काम तेज़ हो जाएगा। वैक्सीन के ट्रायल्स को ट्रैक कर रही एक एनालिटिकल फर्म ने दावा किया है कि सितंबर में ही ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना के फेज 3 ट्रायल्स के शुरुआती नतायज मिल जाएंगे। इस बुनियाद पर वैक्सीन को मंजूरी देने का अमल भी तेज़ किया जा सकता है। इसी तर्ज पर दवा कंपनियों की सरगर्मियां भी तेज़ हो चुकी हैं। फाइजर ने तो दावा किया है कि अक्टूबर से पहले पता चल जाएगा कि उसका वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है या नहीं। अगर सेफ निकला तो यूएस एफडीए के सामने अक्टूबर में ही वैक्सीन को अप्रूवल के लिए पेश कर दिया जाएगा। जुनूबी दिल्ली की पुलिस ने कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक डॉक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। जुनूबी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर पुलिस अतुल ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिरफ्तार डॉक्टर की शिनाख्त डॉक्टर कश परासर और उसके साथी अमित सिंह के तौर पर हुई। मालवीय नगर इलाके में अपना क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर परासर मारूफ लेबोरेटरी की जाली रिपोर्ट्स तैयार करवाकर लोगों को देता था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब तक वो 75 से ज़्यादा अफराद की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर चुका है। ठाकर ने कहा कि हाउस खास पुलिस स्टेशन में शिकायत मौसूल होने के बाद तफ्तीश में सारा मामला सामने आया। जुनूबी दिल्ली में नर्सेज दस्तियाब कराने वाले एक शख्स ने डॉक्टर परासर से रब्ता किया और उससे कहा कि वो 2 नर्सों को कोविड टेस्ट करवाए। दोनों नर्सों के नमूने लिए गए, लेकिन डॉक्टर परासर ने उसे किसी लैब में भेजने के बजाय अपने साथी अमित सिंह की मदद से कोरोना की जाली मनफी रिपोर्ट बनाई और उस शख्स को भेज दी। अफसर ने बताया कि अगर ये रिपोर्ट PDF फॉर्मेट में किसी मशहूर लैब के नाम पर होती तो किसी को भी इस पर शुबा नहीं होता, लेकिन इस बार कंप्यूटर पर नर्स की रिपोर्ट तैयार करने वाले अमित से गलती हो गई। उसने एक नर्स के नाम में गड़बड़ी कर दी। उसके बाद वो शख्स का नाम दुरुस्त करने के लिए खुद लैब में गया। वहाँ जाने के बाद उसे पता चला कि उस नाम का कोई मरीज उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही उसका कोई टेस्ट यहाँ किया गया। उसके बाद उस शख्स ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने डॉक्टर परासर और उसके साथी अमित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तफ्तीश में डॉक्टर परासर ने इतराफ़ किया कि उसने CAR तशखीसी लैब, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेंटर, डॉक्टर P भेसन पैथ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रोग्रेसिव लैबोरेटरीज के नाम पर कोविड की फर्जी रिपोर्ट तैयार करके तकरीबन 75 लोगों को दी। डॉक्टर कोविड की जांच के लिए हर मरीज से 2,400 रुपये लेता था। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी अहलियत के साथ दाखिला इम्तिहान यानी NEET और JEE इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए दायर नजरसानी की दरख्वास्त जुमे के रोज़ खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि JEE और NET का इम्तिहान मुलतवी नहीं किया जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण, जज BR गोई और जस्टिस कृष्ण मुरारी पर मुश्तमिल बेंच ने 6 गैर BJP हुक्मरानी वाली रियासतों के काबीनी वजीरों की जानिब से दायर नजरसानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। नजरसानी की दरख्वास्त मगरबी बंगाल के मलेहका, झारखंड के रमेश्वर और राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के BS सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रविंदर सावंत की जानिब से दायर की गई थी। 6 गैर BJP हुक्मरानी वाली रियासतों के काबीना के वज़रा ने नीट और JEE इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। यह अर्जी अदालत के 17 अगस्त को दिए गए हुक्म पर नजरसानी करने की दरख्वास्त करने के लिए दायर की गई थी। 17 अगस्त को अदालत उज़्मा ने नीट और JEE इम्तिहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त खारिज की थी। उस दिन बेंच की सदारत करने वाली जज
अरुण मिश्रा ने कहा था कि इम्तिहान मुलतवी होने से तुलबा की ज़िंदगियां बहरान में आ जाएंगी। ज़िंदगी को कोविड-19 में भी आगे बढ़ना चाहिए। क्या हम सिर्फ इम्तिहान को रोक सकते हैं? हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर इम्तिहान नहीं हुए तो क्या ये मुल्क का नुकसान नहीं होगा? तुलबा तालीमी साल से महरूम हो जाएंगे। 17 अगस्त को अर्जी खारिज होने के बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सरबराही में इम्तिहान मुलतवी करने के लिए एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इस पर नजरसानी की दरखास्त दायर करने का फैसला किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरे रूस के दौरान रूसी और हिंदुस्तानी बहरिया आज से खलीज बंगाल में बहरी मशक इंद्र नेवी में 2 दिनों तक जंगी महारतें एक दूसरे से शेयर करेगा। राजनाथ सिंह रूस के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। जुमेरात के रोज़ उन्होंने अपने रूसी हम मनसब जनरल सरगई शोइगुफ के साथ 2 तरफा बातचीत की, जिसमें दोनों फरीकों ने मुख्तलिफ शोबे में दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। साल 2003 के बाद से हर 2 साल बाद होने वाली ये मशक दोनों बहरिया के माबीन तवील मुद्दती स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात की निशानदही करती है। ये अमल वक्त के साथ पुख्ता हुआ है और उसका दायरा और मुख्तलिफ मुहिमों की पेचीदगी में इजाफा हुआ है। इस मशक का बुनियादी मकसद दोनों बहरिया के दरमियान कायम तालमेल को मज़ीद मुस्तहकम करना और मुख्तलिफ मिशंस में बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम में इजाफा करना है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जुमेरात को इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान और चीन के सरहदी तातुल का हल सिफारतकारी के दायरे में पिन्हा है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खातिर तस्फिया की राह हमवार करें। अपनी एक किताब के इजरा के ऑनलाइन मुनक़िदा प्रोग्राम में एस जयशंकर ने कहा कि मैं ये भी जानता हूँ कि आप लद्दाख के मगरबी सेक्टर में मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ़ हैं। चूँकि हमारा तवील मुद्दती नज़रिया है, इसलिए इस इलाके पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। चीन के साथ हमारे समझौते और मुफ़ाहमत है। दोनों फरीक़ों को इन समझौतों और मुफ़ाहमत का ख्याल रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दर हकीकत जो कुछ सरहद पर होता है उससे ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। मुझे पूरी तरह यकीन है कि इस सूरत हाल का हल सिफारतकारी के दायरे में ढूंढना होगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदा हालात हैं और हिंद चीन की अफवाज आमने सामने हैं। कशीदा हालात के पेश नज़र फौजी सरबरा एम नरवणे 2 रोज़ा दौरे पर लद्दाख में मौजूद हैं, जहां वो तमाम तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि LAC पर सूरत हाल तशवीशनाक और नाजुक है। फौजी सरबरा जनरल MM नरवणे ने कहा कि हम इसके बारे में मुस्तकिल तौर पर गौर व खौज कर रहे हैं। हमने अपनी हिफाजत के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने जो तैनाती की है उससे हम अपनी हिफाजत करने में कामयाब रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल ने कहा कि कल लेह के बाद मैंने मुख्तलिफ मकामात पर अफसरों से बातचीत की और सूरत हाल का जायज़ा लिया। फ़ौजियों का हौसला बहुत बुलंद है, वो हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे फ़ौजी न सिर्फ हिंदुस्तानी फ़ौज बल्कि मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के फ़ौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सरहद पर चीन के साथ कशीदगी के दरमियान ऑपरेशंस की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। जनरल नरवणे ने जुमेरात की सुबह लेह पहुंचकर वहां मौजूद आला हुकाम से बातचीत की। उन्होंने चीन की स्ट्रैटेजिक कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फ़ौजी हिंदुस्तानी इलाकों में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोनों ममालिक के फ़ौजी नुमाइंदे तनाव को कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में चीन ने पेंगोंग तसू में जमूद को तब्दील करने के लिए इरादे से इश्तियालंगेज़ दरअंदाजी की, जिसके बाद हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने भी कार्रवाई की। चीन में बने पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप PUBG पर बैन के 2 दिन बाद अक्षय कुमार ने फौजी गेम लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये गेम खेलने वालों को मुल्क के जवानों की कुर्बानियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस ऐप के ज़रिए यह अक्षय कुमार का पहला गेमिंग वेंचर है। मरकज़ी हुकूमत ने 2 सितंबर को PUBG समेत 118 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था। हुकूमत ने कहा था कि उनसे भारत की हिफाजत को ख़तरा है। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि PM मोदी के आत्मनिर्भर मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए इस एक्शन गेम को प्रेजेंट करते हुए वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। निडर और एकता की मिसाल गाइड्स फौजी एंटरटेनमेंट से एंटरटेनमेंट की खातिर वो कह रहे हैं कि ये गेम लॉन्च कर रहे हैं और इस गेम में जो फ़ौजियों की कुर्बानियाँ हैं उनको
सही तरीके से हाईलाइट किया जाएगा। इस मोबाइल गेम से मिलने वाली रेवेन्यू का 20% हिस्सा हिंदुस्तान के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। फौजी गेम के बारे में फिलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन सामने आया है कि ये गेम तब लॉन्च किया जा रहा है जब पबजी पर बैन लगा है। पबजी हिंदुस्तान में बेहद पॉपुलर था। इसे मुल्क में करीब 17 करोड़ 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। गलवान में हिंदुस्तान चीन के फौजियों की झड़प के बाद मरकज़ ने 29 जून को 59 चीनी ऐप्स, 27 जुलाई को 47 ऐप और 2 सितंबर को 118 ऐप्स बैन किए हैं। हालांकि पबजी का मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन अभी मौजूद है, लेकिन अक्षय कुमार के अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने फौजी को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। अक्षय के इस गेम के बारे में शेयर करते हुए ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगा है। फौजी यानी फौजी गेम को इंडिया गेम्स और बेंगलुरु के एनकोर गेम्स ने मिलकर तैयार किया है। इंडिया ट्रेंडिंग में आते ही महज 1 घंटे के अंदर इस पर करीब 20,000 से ज़्यादा ट्वीट्स किए जा चुके हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के कम होते आदाद-ओ-शुमार के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि उसकी पॉलिसियों के सबब मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और इस बहरान को दूर करने के लिए फौरी ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी हुकूमत रोजगार बहाली, इम्तिहानात के नताइज, मुल्क के जवानों के मसाइल का हल दो। इसके साथ ही उन्होंने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी का एक आदाद-ओ-शुमार भी दिया, जिसमें कहा गया है कि अगस्त में मुल्क की बेरोजगारी में 8.4% 8.4% का इजाफा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत को गरीब मुखालिफ करार देते हुए कहा कि इसके पास गरीबी से निपटने का कोई मंसूबा नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एतराफ़ कर लिया है कि हिंदुस्तान में गरीबों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस महकमे मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ रही है। 40 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबों को गरीबी सतह से नीचे धकेला जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस सिमत कोई कोशिश नहीं कर रही है। उनका कहना था कि ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है और इससे लगता है कि मोदी हुकूमत इस बार गरीबों पर हमला कर रही है। ले जा रहे हैं, परंतु सरकार कहां है? ऐसा लगता है कि अब की बार गरीबों पर वार, अब की बार गरीब विरोधी सरकार। झुंझुना पकड़ाकर गरीबों को तरक्की का सत्ता में आए थे मोदी जी, परंतु 6 साल के बाद हालात क्या हैं? पेट में रोटी नहीं, हाथ को काम नहीं, घर में आराम नहीं। क्या करे गरीब, क्या करे निमन आय वाला व्यक्ति? रोजगार रोटी जा रहे हैं पर सरकार जैसे बेखबर सोई पड़ी है। आदरणीय देशवासियों, अब सोचने का समय है कि हार्ड वर्क और फ्रॉड वर्क के अंदर क्या मतलब है। फ्रॉड वर्क हमने 6 साल के अंदर देखा, जहां मुट्ठी भर जो उद्योगपति हैं केवल उन्होंने पैसा कमाया। अगर लॉकडाउन की ही बात करें तो अडानी और अंबानी की आय तो लगभग 35% बढ़ गई, परंतु आपकी जीडीपी जिससे आय बढ़ती है वो 24% नीचे गिर गई। क्या ये सरकार हमने बनाई थी 6 वर्ष पहले? हार्ड वर्क और फ्रॉड वर्क का अंतर समझना है तो श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार से समझिए। और आज वो याद दिलाने का समय आ गया है। जब 2004 में भाजपा से कांग्रेस ने सरकार ली तो देश में गरीबी की दर थी 38%। 10 साल बाद जब कांग्रेस ने 2014 में सरकार छोड़ी तो देश में गरीबी की दर गिरकर 21.9% रह गई, यानी 16% गरीबी दर गिर गई। 14 करोड़ हमारे गरीब भाई बहन गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए। 40 करोड़ का मध्यम वर्ग देश के अंदर हो गया। ये हार्ड वर्क है। ये भी हार्ड वर्क है कि गरीबी उन्मूलन के लिए कांग्रेस ने 10 साल में 16 कार्यक्रम चलाए और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 15.5 लाख करोड़ रुपया इन कार्यक्रमों को दिया। अकेले मनरेगा कार्यक्रम में, जिसमें 100 दिन का काम सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा नशिस्त पर बीजेपी रहनुमा सैयद जफरुल इस्लाम बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। ये सीट एसपी की तरफ से राज्यसभा में भेजे गए रहनुमा अमर सिंह की मौत के बाद खाली हुई थी। कबल अज़ीं
यूपी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी गोविंद नारायण शुक्ला ने अपना पर्चा नामजदगी वापस ले लिया, जिसके बाद जफर इस्लाम बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जफर इस्लाम का नवंबर 2022 तक राज्यसभा के रुकन रहेंगे। बीजेपी के जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किए जाने के बाद उन्होंने 29 अगस्त को कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। हालांकि जफर इस्लाम सेहत की वजूहात की बिना पर अपने कागजात नामजदगी यानी नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने लखनऊ नहीं पहुंच सके और पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने उनके नुमाइंदे के तौर पर कागजात जमा करवाए थे। इस सेट से 3 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। उनमें जफरुल इस्लाम के अलावा गोविंद नारायण शुक्ला भी बीजेपी के उम्मीदवार थे, जबकि महेश शर्मा ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खुद को नामजद कराया था। महेश शर्मा की नामजदगी मनसूख हो गई, जबकि गोविंद नारायण शुक्ला ने जुमे के रोज़ अपना नाम वापस ले लिया। ख्याल रहे कि जफर इस्लाम बीजेपी के कौमी तर्जुमान और पार्टी के मुस्लिम नाम वाला चेहरा है और उन्हें बीजेपी हाईकमान की जानिब से उम्मीदवार बनाया गया। ये ख्याल किया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से बीजेपी में लाने में उनका बड़ा हाथ है और बीजेपी ने बतौर इनाम उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। सियासत में आने से पहले जफर इस्लाम गैर मुल्की बैंक में मुलाजिमत करते थे। बकौल जफर इस्लाम उन्होंने 7 साल कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतासिर होकर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी। बाद अज़ां उन्हें पार्टी ने अपने कौमी तर्जुमान के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी। जफरुल इस्लाम बीजेपी के 7वें मुस्लिम नाम वाले रहनुमा हैं जो पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए। जफरुल इस्लाम के अलावा बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, सिकंदर बख्त, आरिफ वेक, MJ अकबर और नजमा हेप्तुल्ला बीजेपी के मुस्लिम नाम वाले अरकान पार्लियामेंट रह चुके हैं। भारी सनत और पब्लिक एंटरप्राइजेस के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जुमे के रोज़ कहा कि हुकूमत जल्द ही गाड़ियों की सनत को मराद देने का ऐलान करेगी, लेकिन GST में कमी करने के सनत के मुतालबे पर फौरी तौर पर इत्तेफाक होना मुमकिन नहीं है। गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की तंजीम सियाम की 60वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत हर मशवरे पर खुले जहन के साथ गौर करने के लिए तैयार है। हम हमेशा आपके साथ बातचीत करते रहते हैं। हम फौरी तौर पर GST कम करने पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब हतमी भी नहीं है। मराद पैकेज के बारे में उन्होंने कहा कि वजारत ख़जाना तरजीही बुनियादों पर हर तरह की सनतों के लिए मराद पैकेज तैयार कर रही है और ऑटो सनत को भी जल्द खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और मुसाफिर बसों को पैकेज में जगह दी जाएगी और उसके बाद मुसाफिर गाड़ियों यानी कारों, अफादियती गाड़ियों और वैन पर भी गौर मुमकिन होगा। क़ब्ल अज़ीं सियाम के चेयरमैन राजन वढेरा ने सभी ज़मरों की गाड़ियों के लिए GST की शरह को 28% से कम करके 18% करने और CNG बसों पर भी इलेक्ट्रॉनिक बसों की तरह मराद देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि भारत स्टेज 6 यानी BS6 ईंधन के मियारात को अपनाने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने काफ़ी सरमायाकारी की है और इसके बाद कोविड-19 की वजह से मांग में अचानक गिरावट के बाद कंपनियों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो मुस्तकबिल खरीद में नए मियारात के लिए सरमायाकारी कर सकें, लिहाजा उन मियारात को मुलतवी किया जाना चाहिए। You have suffered 2 successive problems, challenges. A, you experienced a decadal cyclical slowdown, and you have to also achieve migration to BS6. And I must congratulate the auto industry for doing this migration within 3 years and 4 years in advance. नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल होगी मुलाकात नई ख़बरों के साथ, नए तज्ज़िये के साथ, और हम कल आपको एक ख़ास रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। जो PPE किट्स होते हैं वो PPE किट्स में काफ़ी खामियां पाई गई हैं। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनमें से 10% प्रोफेशनल्स यानी तेलंगाना में करीब 20,000 मेडिकल प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, उनमें से करीब 2,000 कोविड से मुतासिर हुए हैं। इनके मुतासिर होने को लेकर एक ख़ास रिपोर्ट है जो हम आपको कल के हफ्ते के ख़ास बात में हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।